हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाला रैखिक समीकरण, इसकी प्रश्नावली 3.2 का मैं तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। 3.2 का तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का पहला पार्ट है। इसमें आपको बताना है कि यह दिया गया समीकरण संगत समीकरण है या असंगत समीकरण है। तो देखिए, इसके पहले वीडियो हमने बताया था कि अगर दिए गए रैखिक समीकरण का यदि अद्वितीय हल प्राप्त होता है या अनंत हल प्राप्त होता है तो यह हम कहेंगे कि वह दिया गया रैखिक समीकरण संगत समीकरण है या सुसंगत समीकरण है। और यदि दिए गए रैखिक समीकरण से कोई भी हल नहीं प्राप्त होता है तो यह हम कहेंगे कि वह समीकरण असंगत समीकरण है। आपको जो है इसमें बताना है कि यह संगत समीकरण है या असंगत समीकरण है। तो देखिए, इन दोनों समीकरणों को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। 3x + 2y - 5 = 0। इसको लिख सकते हैं 2x - 3y - 7 = 0। यानी हमने -5 को हमने क्या किया, बाएं पक्ष में कर दिया, -5 = 0 हो गया। और यहाँ दूसरे वाले समीकरण में हमने क्या किया, 7 को हमने बाएं पक्ष में कर दिया, -7 = 0 हो गया। अब देखिए, इन दोनों समीकरणों की तुलना क्रमशः a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर इन दोनों समीकरणों की तुलना हम पहले समीकरण की तुलना किससे करेंगे, a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरे समीकरण की तुलना a2x + b2y + c2 = 0। तो चलिए तुलना करते हैं। यहाँ देखिए, इस समीकरण की तुलना हम किससे करेंगे, इस समीकरण से। तो यहाँ देखिए 3 और यहाँ क्या है a1, यानी a1 की वैल्यू क्या आ गई 3। फिर देखिए यहाँ 2 है, यहाँ क्या है b1, यानी b1 की वैल्यू क्या आ गई 2। यहाँ देखिए -5 है, यहाँ क्या है c1, यानी c1 की वैल्यू क्या आ गई -5। फिर दूसरे वाले समीकरण यानी इस समीकरण की तुलना हम इससे करेंगे। तो यहाँ देखिए a2 है, यहाँ क्या है 2 है, तुलना करेंगे a2 की वैल्यू क्या आएगी, a2 की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ देखिए b2 और यहाँ क्या है -3, तो b2 की वैल्यू क्या आ गई -3। यहाँ देखिए c2, यहाँ क्या है -7, तो c2 की वैल्यू क्या आ गई -7 आ गई। तो इस तरह से हम इन दोनों समीकरणों की तुलना, इस समीकरण की तुलना हम इससे कर दिए और इस समीकरण की तुलना हमने इससे कर लिया। और इससे करने के बाद हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 हमको मिल गया। अब चलिए हम निकालते हैं a1/a2 बराबर क्या मिलेगा। देखिए a1 की वैल्यू क्या है 3, a2 की वैल्यू क्या है 2, a2 की वैल्यू क्या है 2, यानी a1/a2 क्या आ गया 3/2। फिर b1/b2 निकालते हैं, b1/b2 निकालते हैं। b1 का मान क्या है 2 और b2 का मान क्या है -3, तो आ गया 2/-3। तो देखिए यहाँ पर a1/a2 की वैल्यू क्या मिली 3/2 और b1/b2 की वैल्यू क्या मिली 2/-3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, यानी 2/3 और 3/2 और 2/-3 ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। इसका मतलब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। और जब ये स्थिति आती है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि समीकरण का क्या है
अद्वितीय हल प्राप्त होता है, और जब समीकरण का अद्वितीय हल प्राप्त होता है तो इसका मतलब वह समीकरण क्या है, सुसंगत समीकरण है या संगत समीकरण है। तो आप लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण क्या है, संगत समीकरण है। आपको इस क्वेश्चन में यही आपको बताना था, यह समीकरण संगत समीकरण है या असंगत समीकरण है। अब आप जो है इसी का जो है सेकंड पार्ट देखिए, इसी का सेकंड, तीसरे का दूसरा पार्ट देखिए क्या है। तीसरे का दूसरा पार्ट देखिए, तीसरे का दूसरा पार्ट है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। ये आपका पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण। यहाँ पर देखिए चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए इन दोनों, इस समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं, इसके पहले जैसे हमने बताया सेम वही चीज़ है। देखिए 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या होगा 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस समीकरण एक की तुलना, इस समीकरण की तुलना, इसकी तुलना हम इस वाले समीकरण से करेंगे और इस दूसरे वाले समीकरण की तुलना हम इस दूसरे वाले समीकरण से करेंगे। तो देखिए a1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखिए यहाँ a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू -8 और फिर a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -6 और c2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, c2 की वैल्यू -9। चलिए यहाँ पर a1/a2 निकालते हैं। देखिए यहाँ क्या आ जाएगा 2/4, a1/a2 निकालेंगे क्या आएगा, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू क्या है 4, क्या आ जाएगा 2/4, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, यानी a1/a2 की वैल्यू क्या आई 1/2। अब आप b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे, b1/b2, तो b1 की वैल्यू देखो -3 है और b2 की वैल्यू -6 है, -3/6, इसको कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा 1/2। फिर c1/c2 निकालेंगे, c1/c2 निकालेंगे, c1 की वैल्यू क्या है -8, c2 की वैल्यू -9, कितना आ जाएगा 8/9। ये मिला आपको। अब देखिए इससे आपको क्या मिल रहा है, ये a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू इक्वल है, लेकिन c1/c2 की वैल्यू इक्वल नहीं है। इससे क्या मिला आपको a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये आपको मिला। यानी इससे आपको क्या मिलता है, आपको क्या बताया गया है कि जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है, और जब समीकरण का कोई हल नहीं होगा तो यह दिया हुआ यह दोनों समीकरण क्या हैं, असंगत समीकरण है। अतः यह समीकरण क्या है, समीकरण असंगत समीकरण है। ये समीकरण क्या है, असंगत समीकरण है। इस तरह से हमारा ये तीसरे का दूसरा पार्ट हमने बताया कि किस तरह से हम संगत समीकरण और असंगत समीकरण की पहचान करते हैं। कुल मिलाकर के जो हमने 3 कंडीशन बताया है कि अगर अद्वितीय हल प्राप्त होगा वो कब किन स्थितियों में होगा, जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तब अद्वितीय हल प्राप्त होगा समीकरण निकाय का, और जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा तो अनंत हल प्राप्त होगा। इन्हीं दोनों स्थितियों में, अद्वितीय हल में और अनंत हल के लिए समीकरण निकाय क्या होते हैं, सुसंगत होते हैं। और जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे वह समीकरण असंगत समीकरण
है। अब चलिए आप जो है इसी प्रश्नावली 3.2 सॉरी अब आप देखिए प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट देखिए दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण आपको इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखिए इसके पहले वीडियो में भी हमने प्रतिस्थापन विधि से हल करके क्वेश्चन को बताया है। इस एक्सरसाइज में भी हम एक आध दो क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से करके आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए 3.3 का पहला पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब आप देखिए प्रतिस्थापन विधि में आपको हमने क्या बताया, हमने ये बताया है कि किसी भी समीकरण समीकरण 1 से x या y का मान निकालिए और उस मान को आप समीकरण 2 में रख दीजिए, या समीकरण 2 से x या y का मान निकालिए इसको समीकरण 1 में रख दीजिए। इस तरह से जब आप क्वेश्चन को हल करेंगे तो कहा जाएगा रैखिक समीकरण प्रतिस्थापन विधि से हल किया गया। तो चलिए देखते हैं। यहाँ हम समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब देखिए इसमें हम चाहे x का मान निकालें या y का मान, तो देखिए y को हम दाहिनी तरफ करते हैं तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, इसकी अभी बाद में ज़रूरत पड़ेगी इसलिए हम इसको समीकरण 3 मानते हैं। अब हम लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 आपका क्या है, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, यानी x का मान जो है हम समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 हमारा ये है, जहाँ x है यहाँ पर क्या रखना है 14 माइनस वाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ देखिए x के स्थान पर हमने क्या रखा 14 माइनस वाई, फिर देखो यहाँ माइनस है हमने माइनस वाई लिखा, फिर इज इक्वल टू 4, यहाँ देखिए 4 लिख दिया। अब देखिए माइनस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएगा -2y, माइनस वाई क्या हो जाएगा -2y। देखिए ये आप ध्यान दीजिएगा, चिन्ह के बारे में कब जोड़ना कब घटाना है ये गलती आप कभी नहीं करिएगा। अगर ये गलती आप करते हैं तो आप कभी भी मैथमेटिक्स में सफल नहीं हो सकते हैं। आपको गुणा भाग जोड़ घटाव आना मस्ट है। अब यहाँ पर -2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 14, क्या हो जाएगा -2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -10, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -10 अपान -2, कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा, y की वैल्यू कितना आ गई 5। अब इसी y का मान समीकरण 1 में हम समीकरण 3 में रख देते हैं, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 क्या है, x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, वाई का स्थान पर हमको क्या रखना है 5, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। तो हमारा आंसर उत्तर क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमसे पूछा जा रहा है। अगर आपको उत्तर की जांच करना है तो x और y का मान इन दोनों समीकरणों में आप रखेंगे और दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाने चाहिए। तो देखिए हम रख चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू 9 y इक्वल टू 5, पहले वाले समीकरण में रखिए x का स्थान पर 9, y का स्थान पर 5, 9 5 ऐड करें कितना आ जाएगा 14, पहला समीकरण संतुष्ट हो गया। इसी तरह से सेकंड समीकरण में x की वैल्यू 9 रखिए, 9 माइनस वाई की वैल्यू 5 रखिए, 9 में से 5 माइनस करें कितना आएगा 4, इसका मतलब दूसरा समीकरण भी संतुष्ट हो गया। इसका मतलब ये आपका आंसर क्या है सही। ठीक, ये आपका ये क्वेश्चन आपका प्रतिस्थापन विधि से हल किया गया है। अब इसी का आप एक पार्ट और हम आपको करके बता दे रहे हैं। इसी 3.3 का पहले का 5वां पार्ट आप देखिए,
पांचवा पार्ट है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। चलिए, ये दोनों समीकरण है, प्रतिस्थापन विधि से हमको हल करना है। इन दोनों समीकरणों को हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए देखते हैं हम कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से या समीकरण 2 से। समीकरण 1 से या समीकरण 2 से। चलिए यहाँ पर हम समीकरण 2 से मान निकाल ले रहे हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, रूट ऑफ 3x माइनस रूट ऑफ 8y इक्वल टू क्या है, 0 के। रूट ऑफ 3x इज इक्वल टू, इसको दाहिनी तरफ ले जाइए तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8y। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8y अपान अंडर रूट 3। ये मान लीजिए क्या बन गया, तीसरा समीकरण बन गया। अब देखिए समीकरण 2 से हमने क्या निकाला, x का मान निकाला। अब क्या करेंगे, जो x का मान है उसको हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो अब आप देखिए समीकरण 3 से क्या करेंगे, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रखिए। देखिए x अंडर रूट 2 इंटू एक्स के स्थान पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 8y अपान अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखिए अंडर रूट 3 से पूरे समीकरण में गुणा कर दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 8y अपान अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू 0। यानी हम इस समीकरण में क्या किया, अंडर रूट 3 से हमने क्या किया, अंडर रूट 3 से इस पद में हमने गुणा किया, इस पद में गुणा किया, इस पद में गुणा किया, यानी अंडर रूट 3 से दोनों पक्षों में हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो देखिए यहाँ पर हम विस्तार में बता रहे हैं गुणा करके, आप इसको शार्ट में भी कर सकते हैं। तो देखिए और एक क्या हुआ, कैंसिल हुआ, अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 का जब हम गुणा करें क्या आएगा, अंडर रूट 16y आ जाएगा। अब प्लस अंडर रूट 3 का गुणा करें क्या आएगा, 3y आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। तो अंडर रूट 16 का मतलब क्या होगा, 4। 16 का वर्गमूल क्या हुआ, 4। 4y धन 3y इक्वल टू क्या हुआ, 0। तो 7y इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो y इक्वल टू क्या आ गया, 0। यानी y का मान आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब इसी y का मान आप क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में आप रख देंगे। तो वो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान क्या हो जाएगा, x माइनस अंडर रूट 8 इंटू y का स्थान पे 0 अपान रूट 3 क्या आ जाएगा, 0। तो आपका आंसर क्या मिला, आंसर आपको क्या मिल गया, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरणों को ज्ञात करते हैं। फिर आपसे हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।